हेलो प्यारे बच्चों, मैं आशा करता हूँ कि आप लोग खुश होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे जनरल इंग्लिश ग्रामर, सामान्य अंग्रेजी व्याकरण। तो सामान्य रूप से आप जो छोटी चीजों को छोड़ आए हैं, हो सकता है उसमें से कुछ चीजें आपको सही तरीके से न याद हो, तो उन सभी चीजों को इस जनरल इंग्लिश ग्रामर के अंतर्गत बताया जाएगा। और आप यह भी जान लीजिए कि ग्रामर की कोई निश्चित क्लास नहीं होती। जैसे नाउन पढ़ रहा है 6 क्लास का बच्चा, तो जो परिभाषा नाउन की 6 क्लास में है वही परिभाषा 10th क्लास में, वही परिभाषा 12th क्लास में, वही परिभाषा जिस क्लास में भी वह वर्ड होगा, हर क्लास में एक ही परिभाषा होगी। और वाक्य की संख्या या एग्जाम्पल की संख्या जैसे जैसे क्लास बढ़ते जाते हैं वैसे बढ़ती जाती है। तो इसलिए हम जानेंगे कि जो है जनरल इंग्लिश ग्रामर अर्थात सामान्य अंग्रेजी व्याकरण, और यह निश्चित नहीं करता है ग्रामर कि कौन सा क्लास है। तो इस चीज को आप देखेंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे स्टोरी अर्थात कहानी, पोयम अर्थात कविता, प्रोज मतलब गद्य, पोएट्री मतलब पद्य, पोएट मीन्स कवि, सप्लीमेंट्री मीन्स पूरक। इसके लेसन पाठ अलग अलग हो सकते हैं। जैसे 6 क्लास में अगर कोई कहानी होगी तो उसका पाठ अलग होगा, 7th क्लास में जो कहानी होगी उसका पाठ अलग होगा, 8th क्लास में जो कहानी होगी उसका पाठ अलग होगा। इस तरह से जिस क्लास में आप जाएंगे उस क्लास में अलग अलग कहानी होगी। और पोयम कविता, और पोयम अर्थात कविता भी अलग अलग क्लास में जाने पर अलग अलग होगी। और फिर प्रोज अर्थात गद्य, कहानी में जो पैराग्राफ होता है उसको हम जो है गद्य कहते हैं अर्थात प्रोज। और पोएट्री मतलब पद्य, अर्थात कविता में जो कविता का वाक्य होता है, 4 लाइन 6 लाइन का कविता, उसको हम जो है पद्य कहते हैं। और पोएट मतलब कवि, जो रचनाकार है जो कविता या गद्य को लिखता है उसको हम जो है कवि कहते हैं। और सप्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री पूरक विषय होता है। और इसके बाद लेसन, लेसन मीन्स पाठ होता है, चैप्टर मीन्स अध्याय होता है। तो लेसन अर्थात पाठ अलग अलग हो सकते हैं। तो इन चीजों के पाठ अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन अंग्रेजी व्याकरण के वर्ड जो है अलग अलग नहीं हो सकते, उनकी परिभाषा नहीं बदल सकती। जैसे नाउन अगर 6 में पढ़ रहे हैं तो नाउन 10 में भी आपको पढ़ना है, नाउन जो है 12 में भी आपको पढ़ना है। तो इसलिए हम ग्रामर के वर्डों को सभी क्लास के लोग पढ़ें। जो भी वर्ड बताया जाता है, जिस वर्ड की जानकारी नहीं है उसको आप तैयार करें, ताकि ग्रामर ही इंग्लिश में सबसे महत्वपूर्ण है और कठिनाइयां इसी में होती है। इसलिए ग्रामर के नियमों का आप विशेष ध्यान देंगे। तो यहाँ आप देखेंगे लेटर, वर्ड या अक्षर। लेटर को वर्ड या अक्षर कहते हैं। यह भाषा की सबसे छोटी इकाई है। अब लेटर मतलब ए बी सी डी, ये सब क्या है? लेटर अर्थात अक्षर है। लेटर का एक दूसरा भी अर्थ होता है पत्र, लेकिन यहाँ लेटर कहने का मतलब यह है अक्षर। अक्षर के बारे में अल्फाबेट, वर्णमाला। वर्णमाला क्या है? अक्षरों का समूह है। अक्षरों के समूह को, अक्षरों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। इंग्लिश अल्फाबेट, अंग्रेजी वर्णमाला। अंग्रेजी वर्णमाला में आप जानते हैं कुल 26 अक्षर होते हैं। इसमें कुल 26 अक्षर होते हैं। अब इसके बाद आप जानेंगे वर्ड। वर्ड क्या है? वर्ड मतलब शब्द। अक्षरों का जो समूह होता है जिसका कुछ अर्थ, शाब्दिक अर्थ निकलता हो, तो अक्षरों का ऐसा समूह जिसका कुछ अर्थ हो शब्द कहलाता है। अब ऐसा नहीं कुछ इधर उधर से अक्षर एकत्रित कर दीजिए और कह दीजिए शब्द हो गया, ऐसा नहीं। शब्दों का ऐसा संयोग अर्थात ऐसा एकत्रीकरण, ऐसा समूह जिसका कुछ अर्थ निकलता हो, तो उसे हम जो है वर्ड कहते हैं। अब इसके बाद आगे देखिए। तो अब आप यहाँ पर देखेंगे कैपिटल लेटर्स, बड़े अक्षर। बड़े अक्षर आप जो लिखते हैं, अब पहले की तरह एकदम टेढ़ा लिखने की जरूरत नहीं होती है। इस तरह से ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, जिस तरह से है इसी तरह से लिखावटी अक्षर में भी आप लिख सकते हैं। अब इसके बाद आप देखेंगे स्मॉल लेटर के बारे में। अब आप देखेंगे लिखने वाले स्मॉल लेटर, छोटे अक्षर। तो छोटे अक्षरों को हम इसी तरह से लिख सकते हैं
स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, इस तरह से भी लिख सकते हैं। अब देखिए, यह दोनों चीजें आपको इसलिए बता रहे हैं कि अगर मान लिया आप गणित उड़ित में कहीं ज्यादातर आर का प्रयोग कर रहे हैं, तो इस तरह से अगर लिखेंगे तो जो फोर लिखते हैं उसके जैसा लगने लगेगा। इसीलिए जैसी आवश्यकता पड़ेगी वैसा आप इसको इस्तेमाल करिएगा, इसलिए दोनों रूप आपको मालूम होना चाहिए। यस यहाँ पर है, इस तरह से भी आप लिख सकते हैं और इस तरह से भी लिख सकते हैं। फिर इसके बाद टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड, तो सभी स्मॉल लेटर को आप किस तरह से लिखना चाहिए स्पष्टीकरण में वह आपको बता दिया गया। अब यहाँ पर आप देखेंगे वावेल के बारे में। वावेल अर्थात स्वर। अंग्रेजी वर्णमाला में 5 स्वर होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू। और कॉन्सोनेंट अर्थात व्यंजन। व्यंजन वर्ण जो है अंग्रेजी वर्णमाला में कुल 21 होते हैं, अर्थात 21 अक्षर व्यंजन वर्ण के होते हैं, जिसमें बी, सी, डी, एफ, जी, एच, जे, के, एल, एम, एन, पी, क्यू, आर, एस, टी, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड, कुल 21 है। आप गिन सकते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 21 और 5, 26, कुल 26 अक्षर होते हैं अंग्रेजी वर्णमाला में। तो इस तरह से आपने स्वर और व्यंजन को जान लिया। अब इसके बाद हम जानेंगे कि अंग्रेजी के किस अक्षर से कौन सा हिंदी का अक्षर जो है बनता है। तो इसके लिए आप देखिएगा, यहां पर आपको बता देते हैं। अंग्रेजी अक्षरों से बने हिंदी अक्षर, जैसे ए से ए, बी से बै, सी से कैसे। अब सी से आप जानते हैं, जैसे कैट लिखते हैं तो सी, ए, टी, कैट, इसलिए सी से कै बन जाता है। और जब सम लिखेंगे, यस, ओ, एम, ई, सम, सम माने कुछ होता है, तो वहां पर यह स बन जाता है। सी से, अरे नहीं, कम, कम कहेंगे तो सी, ओ, एम, ई, कम हो जाएगा, कै बन जाएगा। और बीच में जैसे सेंटर लिखते हैं, सेंटर या सेंट्रल लिखते हैं, तब भी सी से जो है स बन जाता है। अब इसके बाद डी से डे, दै, दै भी कभी कभी बनता है और कभी कभी दै भी बनता है। जैसे नाम उम लिखते हैं तो अक्सर डी से जो है दै ही बनता है। और डाग लिखिए, डी, ओ, जी, डाग, डी से डे बन गया। ई से ए बनता है, एफ से फै बनता है, जी से गै बनता है, एच से है बनता है, आई से छोटी बड़ी दोनों बनता है, जे से जय बनता है, के से कै बनता है, एल से लय बनता है, एम से मैं बनता है, एन से न भी बनता है, अड़ा भी बनता है, ओ से ओ बनता है, पी से पै बनता है, क्यू से कै बनता है, आर से रै बनता है। जैसे क्यू से कै कब बनता है, जब क्वीन लिखते हैं, क्वीन माने रानी। आर से रै बनता है, यस से छोटा सा बनता है, टी से टै बनता है, कभी कभी तय बनता है। यू से छोटा ऊ बनता है और बड़ा ऊ भी बनता है। वी से वह बनता है, डब्ल्यू से भी वह बनता है, यक्स से आधा कैसे बनता है, वाई से यह बनता है, वाई से बड़ी भी बनता है, जेड से जय बनता है, उर्दू वाला जय बनता है, जेड से जय बोलते हैं इसको, नीचे बिंदी लगा हुआ है। अच्छा, जैसे यादव लिखते हैं तो वाई से यह बनता है। और अगर मेनी लिखें, मेनी माने बहुत से, तो मेनी अगर लिखते हैं तो वाई से जो है बड़ी की मात्रा बनती है। तो इस तरह से आपने जान लिया कि इन 26 अक्षरों से डायरेक्टली हिंदी के कौन से अक्षर बनते हैं। तो अब आप यहाँ पर देखेंगे हिंदी के अक्षरों के लिए अंग्रेजी अक्षर, जैसे क जो है के से बनता है, ख के एस से बनता है, ग जी से बनता है और घ जी एस से बनता है, और अंगा जो है यन से बनता है, और च सी एच से बनता है, छ सी डबल एच से बनता है, जय जे से बनता है, छ जे एस से बनता है, इया जो है यन से बनता है, ट जो है टी से बनता है, ठ टी एस से बनता है, ड डी से बनता है, ढ डी एस से बनता है, अड़ा यन से बनता है, तय जो है टी से बनता है, थ टी एस से बनता है, द जो है डी से बनता है, ध डी एस से बनता है, नयन से बनता है, प पी से बनता है, फ पी एस से भी बनता है, यफ से भी बनता है, और ब बी से बनता है, भ बी एच से बनता है, और मैं यम से बनता है, और यह जो है वाई से बनता है, और र आर से बनता है, यल, और ल जो है यल से बनता है, और वह जो है डब्ल्यू से भी बनता है, वी से भी बनता है, और बड़ा वाला स जो है एस एच से बनता है, बेचिरौआ वाला स जो है वह एस एच से बनता है, और छोटा स यस से बनता है, और है जो है एच से बनता है, और क्षत्रिय वाला जो छ है वो के एस एच से बनता है, और त्रय जो है टी आर ए से बनता है, और अज्ञा जो है जी वाई ए से अज्ञा बनता है।
तो यहाँ आप देखेंगे हिंदी की मात्राओं के लिए अंग्रेजी अक्षर। तो हिंदी की मात्राओं के लिए कौन कौन से अंग्रेजी अक्षर प्रयोग होते हैं, इसको आप देखेंगे। अ जो है ए से बनता है, आ भी ए से ही बनता है, और आ की मात्रा भी ए से बनता है। छोटी और छोटी की मात्रा आई से बनती है, बड़ी और बड़ी की मात्रा आई से भी बनता है और डबल ई से भी बनता है। छोटा ऊ और छोटा ऊ की मात्रा यू से बनता है, बड़ा ऊ और बड़ा ऊ की मात्रा यू से भी बनता है, डबल ओ से भी बनता है। री और री की मात्रा जो है आर ई से बनता है। ए और ए की मात्रा ई से बनता है। ऐ और ऐ की मात्रा ए आई से बनता है। ओ और ओ की मात्रा ओ से बनता है। और औ की मात्रा ए यू से बनता है। अंक और अंक मात्रा यन से बनता है। अह और अह मात्रा जो है ए एस से बनता है। अब जो है आप हिंदी के भी वर्णमाला के बारे में समझ लीजिए। हिंदी में कुल जो है 13 स्वर होते हैं। जैसे आप देख लीजिए, यहाँ सभी स्वर दिए हुए हैं। ए आ ई छोटा ऊ बड़ा ऊ री, यह कुल 7 हैं। 1 2 3 4 5 6 7, और इधर बाकी जो है 3 3 6 है, 7 6 13, 13 कुल स्वर हैं हिंदी में। और व्यंजन कुल जो है 36 है। आप क से लेकर के अज्ञा तक गिनती कर लीजिएगा, कुल 26 है। यहाँ तो अभी वर्णमाला को दिखाया ही गया था कैसे अज्ञा तक, तो उसमें आप गिनती करके देख सकते हैं, कुल 36 व्यंजन है। अब इसके बाद देखिए 3 अन्य व्यंजन है, जो कि ड के नीचे जो है बिंदी लगता है, और ढ के नीचे जो है बिंदी लगता है, और ये एक श्री वाला स है, श्रीमान जो लिखते हैं वो वाला श्र है। तो इस तरह से 3 अक्षर जो है एक अलग टाइप के हैं, जो विशेष प्रकार के हैं। तो इस तरह से कुल जोड़ करके कुल योग हिंदी वर्णमाला में अक्षरों का कुल योग जो है 52 है। अब देखिए इसको इसको जोड़िए, 6 3 9 और 3 1 4, 49 हुए, और 3 इसको जोड़ दीजिए, 49 1 50 2 52, कुल जो है योग 52 हो गया। तो अब आप देखेंगे व्यक्तियों तथा शहरों के नाम। जैसे व्यक्तियों के नाम में राम, सुरेश, सीता, गीता, प्रमोद। तो राम जब लिखना होगा तो देखिए आर से रे बना, हवा की मात्रा ए से, और मैं जो है यम से बनता है, तो यह क्या हो गया राम। सुरेश लिखना है तो यस से स हो गया, और छोटा ऊ की मात्रा यू से, और आर से जो है रे बनता है, और एक मात्रा ई से सुरे, और बड़ा सा जो है यस एच से बनता है, तो यह हो गया सुरेश। अब हम सीता लिखते हैं तो हमने बताया है सीता जो है, सीता या गीता, तो आई से भी बड़ी मात्रा बनता है और डबल ई से भी बनता है। तो यहाँ देखिए सीता अगर लिखते हैं तो यस आई और टी ए सीता हो जाता है, और गीता अगर लिखते हैं तो जी डबल ई टी ए लिखते हैं गीता। अब यहाँ जो है प्रमोद दिया हुआ है, तो प्रमोद कैसे लिखेंगे इसको देखिएगा, पी से प हो गया, और इसमें आर है तो इसलिए उसके बाद कोई मात्रा नहीं लगाएंगे, और पी के बाद तुरंत जो है यहाँ आर का प्रयोग करेंगे, प्रमोद। अब प्रमोद, अब देखिए एक चीज यहाँ पर और है, पैर, पी से प हो गया, और रे उसे मिला है इसलिए बीच में कोई अक्षर वाबल नहीं रखते हैं, अर्थात स्वर नहीं रखते हैं, तो पी आर प्र हो गया। अब देखिए प्र के बाद कोई मात्रा नहीं है। अगर किसी अक्षर में हिंदी के किसी अक्षर के बाद अगर कोई मात्रा नहीं है तो उसके बाद हम ए लिखते हैं। तो अब हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, प्र, पी आर से प्र, और इसके बाद कोई मात्रा नहीं है इसलिए ए लिखेंगे। जब किसी अक्षर के बाद कोई मात्रा नहीं होती है तो उसके बाद हम ए लिखते हैं। तो अब इसके बाद देखिए यम से मैं, यम से मैं हुआ प्रमोद। अब यहाँ मो मात्रा लगा हुआ है तो ओ की मात्रा के लिए ओ लिखा जाता है, और उसके बाद अब यहाँ तो मात्रा था ओ लग गया, अब इसके बाद द जो है डी, डी से द बन जाएगा, तो इस तरह से हो गया प्रमोद। अब इसके बाद आप देखेंगे शहरों के नाम। शहरों के नाम जैसे शहरों के नाम में आप देखेंगे जैसे दिल्ली है, दिल्ली को जो है दिल्ली कहते हैं, दिल्ली। और मान लिया कलकत्ता को कोलकाता, इंग्लिश में कोलकाता लिखते हैं। और इसके बाद बंबई को जो है मुंबई लिखते हैं, मुंबई, मुंबई। और इसके बाद जो है इलाहाबाद, इलाहाबाद।
तो ये सब जो है शहर हुए। अब अगर हमको दिल्ली को दिल्ली लिखा जाता है तो दिल्ली की स्पेलिंग DELHI, दिल्ली। और कोलकाता, तो कोलकाता अगर लिखते हैं तो KOLKA और TA। तो यहाँ देखिए कोलकाता, तो इस तरह से हम कोलकाता लिखें, कलकत्ता को कोलकाता। अब इसके बाद मुंबई, मुंबई को MUMI, अरे AI लिखेंगे। अरे नहीं, सॉरी, इसको लिखेंगे मुंबई, इस तरह से MUMBAI, मुंबई। और इलाहाबाद, इलाहाबाद को इलाहाबाद लिखते हैं, ALLAHA, और इसके बाद BAD, इलाहाबाद। तो इलाहाबाद को जो है इलाहाबाद लिखते हैं। तो इस तरह से आपने देख लिया कि किस अक्षर से कौन सा अक्षर बनता है और किस अंग्रेजी अक्षर से कौन सी मात्रा बनती है, और इसके द्वारा हम जो है हिंदी से इंग्लिश में, इंग्लिश से हिंदी में अक्षरों को या शब्दों को लिख सकते हैं। नंबर अर्थात संख्याएं, संख्याओं का प्रयोग अक्सर जो है बहुत सारी चीजों में आता है। जैसे बहुविकल्पीय प्रश्न है तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ इस तरह से लिखा रहता है। क्लास लिखना होता है तो आप क्लास 10 नहीं लिखते हैं, क्या लिखते हैं? 10th, अर्थात यक्स लिखते हैं, क्लास 10th लिखते हैं। इसलिए हम अंकों को जानने के साथ साथ हम रोमन अंकों को भी जानेंगे। तो इसमें आप देखिएगा अंक लिपि, लिपि मतलब उच्चारण किस तरह से है, और उसका उच्चारण मतलब हिंदी में कैसे बोलेंगे, रोमन अंक। और इसके बाद क्रम सूचक, मतलब फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ जिस तरह से कहते हैं, और इसका उच्चारण मतलब इसको क्या बोलते हैं, उच्चारण है, और इसको क्या बोलते हैं, इसका उच्चारण यहाँ पर। तो जैसे आप देखिए एक लिखते हैं तो एक अर्थात 1 लिखते हैं, तो 1 इस तरह से जो है इंग्लिश में लिखा जाता है, और हिंदी में इसको 1 1 इसको बोला जाता है इंग्लिश में, और 1 का यहाँ उच्चारण है। और यहाँ रोमन अंक है, आई है, तो इसका मतलब रोमन अंक में 1 है, और इसका सूचक जो है फर्स्ट, इसको क्या बोलते हैं, फर्स्ट। जैसे इसको बोलते हैं 1, लेकिन इसको क्या बोलते हैं, फर्स्ट बोलते हैं, और फर्स्ट का उच्चारण यहाँ पर दिया हुआ है। इसी तरह से 2 को 2 का उच्चारण यहाँ दिया हुआ है, और डबल आई को सेकंड बोलते हैं, सेकंड यहाँ पर उच्चारण दिया हुआ है। फिर जो है 3 को 3 का उच्चारण यहाँ लिखा हुआ है, और 3 बार आई लिखते हैं तो थर्ड पढ़ते हैं इसको, और थर्ड का उच्चारण यहाँ दिया हुआ है। 4 को 4 बोलते हैं इस तरह से, इंग्लिश में इस तरह से, और हिंदी में उसी को इस तरह से बोलते हैं, 4 को 4 इस तरह से होता है, और इसका उच्चारण यहाँ पर है। और फिर रोमन अंक में IV लिखते हैं, IV से क्या हो जाएगा, फोर्थ, इसको फोर्थ बोलेंगे, और इसका उच्चारण यहाँ पर दिया हुआ है फोर्थ। यह क्या है, 5 है, 5 उच्चारण दिया हुआ है। यहाँ V है, V को फिफ्थ बोलेंगे, फिफ्थ का उच्चारण यहाँ दिया हुआ है। तो इस तरह से 5 अंक हो गए। अब इसके बाद 6वां, 7वां, 8वां भी आपको हम दिखा देते हैं कि किस तरह से है। तो आप देखिएगा इसके बाद इसी तरह से और भी अंक लिखे हुए हैं। जैसे 6 है, 6 है तो इसको 6 बोलेंगे इंग्लिश में, और जो है 6 इसको पढ़ने का उच्चारण हो गया। और VI है तो इसको 6th बोलेंगे, 6th इस तरह से उच्चारण है। 7 है तो 7 बोलेंगे, और जो है VII है तो 7th बोलेंगे, 7th उच्चारण यहाँ पर दिया हुआ है। 8 है, 8 बोलेंगे, और यह जो है VIII है तो यह 8th बोला जाएगा। फिर 9 है, 9 का उच्चारण यहाँ पर है। IX 9th इसको पढ़ा जाता है, 9th, तो 9th हो गया। फिर जो है 10 है तो इसको 10 पढ़ा जाता है, और ये रोमन अंक में जो है इसको 10th पढ़ा जाता है, यक्स को जो है 10th पढ़ा जाता है। इसलिए जो देखिए जब क्लास व्लास लिखते हैं तो अक्सर क्या करते हैं, हम लिखते हैं जैसे क्लास यक्स लिखते हैं, 10 नहीं लिखते हैं, क्या लिखते हैं, यक्स लिखते हैं, मतलब 10th, क्लास 10th। क्लास को लिखने के लिए रोमन अंकों का प्रयोग किया जाता है। क्लास 9 लिखते हैं तो इस तरह से जो है IX लिखते हैं, ये अंक प्रयोग नहीं करते हैं विशेष रूप से। तो इसलिए जो है रोमन अंकों का इस तरह से प्रयोग करते हैं। अब इसके बाद आप देखेंगे और आगे के अंकों को इसी तरह से दिया जा रहा है। जैसे आपका है 11th से लेकर के कहाँ तक है, 15 तक है। तो इसमें देखिए जैसे 11 है तो इसको 11 पढ़ा जाएगा, और रोमन अंक में XI इसको 11th पढ़ा जाएगा। यह 12 है
12 इस तरह से पढ़ा जाएगा। रोमन अंक में इसको 12th पढ़ा जाएगा, 12th एक्स डबल आई। और यहाँ पर जो है 13 पढ़ा जाएगा, और इसको जो है एक्स ट्रिपल आई है तो 13th पढ़ा जाएगा। रोमन अंक को इस जगह 13 को जो है 13th पढ़ा जाएगा, 14 को यहाँ 14 और एक्स आई वी अर्थात 14 को यहाँ जो है 14th पढ़ा जाएगा रोमन अंक में। अब यहाँ जो है 15 है अर्थात 15th इंग्लिश में इसको पढ़ेंगे, और रोमन अंक में इसको एक्स बी अर्थात 15th पढ़ेंगे। इसी तरह से आप देखेंगे 16 से 20 तक के अंकों को आगे इसमें आपको दिखा देते हैं। जैसे 16 से 20 तक के अंक हैं, इसमें दिया जा रहा है 16, इंग्लिश में 16 को 16, और जो है रोमन अंक में एक्स बी आई तो इसको क्या बोलेंगे 16th, और जो है 17 अर्थात 17 को 17, और फिर जो है रोमन अंक में इसको एक्स बी आई डबल आई तो इसको बोलेंगे 17th, रोमन अंक वाले को 17th बोलेंगे। इसी तरह से इसको 18 और इसको जो है एक्स बी ट्रिपल आई इसको 18th बोलेंगे। फिर इसी तरह से 19 तो 19 हो गया एक्स आई एक्स तो 19th इसको 19th पढ़ा जाएगा। और यह 20 है अर्थात 20 इंग्लिश में, और हिंदी में इसको रोमन अंक में इसको एक्स एक्स, और एक्स 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 से 10 होता है, एक्स एक्स हो गया तो 20 हो गया, इसको 20th बोला जाएगा। तो इस तरह से हम जो है रोमन अंकों को टीएच के रूप में प्रयोग करके आगे लिखते हैं, इसीलिए ज्यादातर जगहों पर इसका प्रयोग होता है। कहीं किसी प्रश्न में या उदाहरण में कई प्रश्न उसमें छोटे छोटे दिए हुए हैं तो उसको फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ इस तरह से दिया रहता है, तो इसलिए ज्यादातर रोमन अंकों का भी प्रयोग होता है इन अंकों के साथ साथ, इसलिए हमने यहाँ 20 तक के अंकों को बता दिया। अब फिर जो है कुछ आगे अंक जो लिखे जाते हैं इसी में जो है आगे प्रोसेस बनाया जाता है। जैसे मान लिया आपको लिखना है 20 के बाद, तो 20 तक तो आपने एक्स एक्स लिख दिया, अगर 20 के बाद आपको लिखना है तो आप कैसे लिखेंगे इसके बारे में आप देख लीजिए। तो अब देखिए 20 के बाद अगर आप 21 लिखते हैं तो आपको एक्स एक्स आई लिखना पड़ेगा। अब 22 लिखते हैं तो एक्स एक्स डबल आई लिखना पड़ेगा। 23 लिखते हैं तो एक्स एक्स ट्रिपल आई लिखना पड़ेगा। 24 लिखते हैं तो एक्स एक्स आई भी लिखना पड़ेगा, और 25 लिखते हैं तो एक्स एक्स वी लिखना पड़ेगा। अब इस तरह से आप जो है वही श्रृंखला इसके बगल में बढ़ाते जाइएगा, कहां तक कि जो है 30 तक एक्स एक्स आ जाएगा। और उसके बाद जब अंक आगे आते हैं तो उसके लिए हम आपको बता दें, जैसे एक्स एक्स लास्ट में जब आ जाएगा तो 30 हो जाएगा, और 30 के बाद जब आप आगे आएंगे तो आपको फिर एक्स एक्स करके लिखना होगा। जैसे एक्स 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 3 बार होगा, 30 जब हो जाएगा तो उसके बाद आप 31 लिखेंगे तो आई लिखेंगे, आप 32 लिखेंगे तो एक्स 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 2 बार लिख के और फिर आई आई डबल करेंगे, 32 लिखेंगे। इस तरह से जब आप लिखते चले जाएंगे कहां तक कि जो है आई एक्स 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 और उसके बाद लास्ट में आएगा आई एक्स आ जाएगा। अब इसके बाद जब आप आगे जाएंगे तो 40 लिखना होगा, तो आप क्या लिखेंगे 50 के लिए ये लिखते हैं तो 40 के लिए अगर एक्स आगे ला के रख देते हैं तो 50 से 10 की कमी हो जाती है। तो इसका मतलब जब आप 40 लिखने के लिए जाएंगे तब आप लिखेंगे एक्स एल, मतलब एक्स एक्स 4 बार नहीं लिखेंगे, एक्स का कोई भी रोमन अंक 3 बार ही बार बार यूज में आता है। तो इसलिए एक्स एक्स जब 3 के बाद आएगा तो वह एक्स नहीं लिखा जाएगा, तब क्या लिखा जाएगा 40 जब हो जाएगा तो 4 बार एक्स नहीं लिखना है, क्या लिखना है एक्स एल, क्योंकि यल के लिए 50 होता है और 40 जब लिखेंगे तो 10 की कमी होना चाहिए, इसलिए यक्स पहले लिख दिया जाएगा यक्स यल। अब जैसे कि आप मान लिया 50 लिखते हैं तो यल लिखा जाएगा, अब इसके बाद 51 लिखेंगे तो यल आई लिखेंगे, यल डबल आई लिखेंगे, इस तरह से लिखते चले जाएंगे। अब फिर जब लास्ट में 60 लिखना होगा तो यल के बाद एक्स लगाएंगे, मतलब 10 की वृद्धि हो जाएगी। अब इसके बाद देखिए यहाँ 100 के लिए सी होता है और 500 के लिए डी होता है। अब इसमें जैसे 90 लिखना होगा तो आप क्या करेंगे कि जो है इसी तरह से अंकों को यक्स यक्स सी लिख देंगे, और इसी तरह से मान लिया 60-70 जैसे भी होगा उस तरह से इन पीछे वाले सिस्टमों को आगे पीछे लिखकर एडजस्ट करेंगे। 500 लिखेंगे डी लिखेंगे, अब 1000 लिखेंगे। तो अब देखिए पढ़ने के साथ साथ कुछ सम्मान के शब्दों को भी जानना चाहिए, किस तरह से जो है आप अपने से बड़ों का आदर करेंगे। तो इसके लिए जैसे सुबह से लेकर 12 बजे तक, सुबह से 12 बजे तक, सुबह से 12 बजे तक, सुबह से 12 बजे तक अगर आप किसी से मिलते हैं या घर के परिवार के लोगों को आप किस तरह से नमस्ते करेंगे, तो इसके लिए आप देखिएगा। जैसे आप कहें नमस्ते दादाजी, मतलब अपने पिता के पिताजी को नमस्ते दादाजी, नमस्ते दादाजी अगर आप कहते हैं तो इसको इंग्लिश में हम कहेंगे गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग
ग्रैंड पा, ग्रैंड पा, गुड मॉर्निंग ग्रैंड पा कहेंगे। तो अब देखिए सुबह का जो नमस्ते या प्रणाम होता है उसको हम गुड मॉर्निंग कहते हैं। नमस्ते कहिए या प्रणाम कहिए, दोनों के लिए जो है गुड मॉर्निंग कहा जाएगा। और गुड मॉर्निंग के साथ जिसको आप गुड मॉर्निंग करते हैं उसका संबोधन करेंगे। जैसे नमस्ते दादाजी, तो गुड मॉर्निंग ग्रैंड पा, दादाजी को जो है ग्रैंड पा कहते हैं। पिताजी के पिताजी को जो है दादाजी अर्थात उनको ग्रैंड पा बोलते हैं, या ग्रैंड फादर भी कह सकते हैं, लेकिन विशेष रूप से यही अच्छा होगा। तो अब आगे आप देखेंगे कुछ और शब्दों को गुड मॉर्निंग के साथ। जैसे मान लिया आप कहते हैं नमस्ते पिताजी, सुबह के टाइम यही होता है, नमस्ते पिताजी, नमस्ते पिताजी। सुबह के टाइम पिताजी को नमस्ते करना है, माताजी को नमस्ते करना है, तो यही होता है सुबह के टाइम। तो इसलिए आप क्या करेंगे, जैसे आपने कहा नमस्ते पिताजी, तो नमस्ते हो या प्रणाम हो, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, गुड मॉर्निंग, सुबह से दोपहर तक गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। पिताजी, पिताजी को कहेंगे डैड भी कहते हैं, डैडी भी कहते हैं, फादर भी कहते हैं, लेकिन ज्यादातर प्रयोग में जो है डैड या डैडी होता है, डैड समझ लीजिए विशेष रूप से। तो गुड मॉर्निंग डैड, डैड कहेंगे, गुड मॉर्निंग डैड, या गुड मॉर्निंग फादर, या गुड मॉर्निंग डैडी, इस तरह से आप लिख सकते हैं। अब माता जी को कहना है तो गुड मॉर्निंग मम्मी कह सकते हैं, या गुड मॉर्निंग मदर कह सकते हैं। चाचा जी हैं तो गुड मॉर्निंग अंकल। तो इस तरह से आप जो है सुबह से लेकर 12 बजे तक गुड मॉर्निंग के साथ जिसको आप नमस्ते या प्रणाम करते हैं उसका जो है आगे संबोधन करेंगे। जैसे पिताजी को तो डैड, डैडी, फादर में से तीनों में से कुछ लिख सकते हैं, और अन्य किसी को करते हैं तो जिसको करते हैं उसका संबोधन यहाँ करेंगे गुड मॉर्निंग के साथ। अब जो है इसके बाद दोपहर 12 बजे से शाम 5 बजे तक, तो इसके लिए आप देखेंगे कैसे क्या करते हैं। दोपहर 12 बजे से सुबह, अरे दोपहर 12 बजे से शाम 5 बजे तक। तो अब आप देखेंगे दोपहर 12 बजे से शाम 5 बजे तक हम क्या कहते हैं, गुड आफ्टरनून। तो इसको क्या कहते हैं, गुड आफ्टरनून। अब इसमें जैसे मान लिया आप किसी को भी गुड मॉर्निंग कहते हैं, जैसे आप कहते हैं प्रणाम पिताजी या नमस्ते पिताजी, तो आप कहते हैं मान लिया नमस्ते पिताजी, नमस्ते पिताजी। तो यहाँ पर जो है 12 बजे के बाद जब आप नमस्ते करते हैं 12 बजे से शाम 5 बजे तक, तब वहां जो है गुड आफ्टरनून बोलते हैं। तब आप जो है गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून बोलते हैं। अब इसके बाद आप संबोधन लिखते हैं, जैसे मान लिया पिताजी हैं तो गुड आफ्टरनून फादर, चलिए आपके फादर लिख देते हैं, फादर, गुड आफ्टरनून फादर, या गुड आफ्टरनून डैडी, या गुड आफ्टरनून डैड। मम्मी को आप नमस्ते करते हैं तो गुड आफ्टरनून मम्मी, गुड आफ्टरनून मदर, इस तरह से आप लिख सकते हैं। अब इसके बाद आप देखेंगे आगे के बारे में संबोधन शब्दों को। अब आप देखेंगे शाम 5 बजे के बाद इवनिंग बोलते हैं, गुड इवनिंग। तो यहाँ क्या लिखेंगे, गुड, पहले शब्द को लिख देते हैं एक कोई, जैसे मान लिया कहते हैं अब पढ़ाई समाप्त हो गई तो जो है आप घर जा रहे हैं, या मान लिया आप चाचा जी को नमस्ते कर रहे हैं, नमस्ते चाचा जी, चाचा जी, नमस्ते चाचा जी। तो अब जो है शाम 5 बजे के बाद जो नमस्ते करते हैं या प्रणाम करते हैं, नमस्ते प्रणाम दोनों के लिए एक ही शब्द इंग्लिश में होता है, तो इसको क्या कहेंगे, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग बोलेंगे। अब यहाँ जो है गुड इवनिंग, अब जैसे चाचा जी तो गुड इवनिंग अंकल, गुड इवनिंग अंकल। अब जो है चाची को कह रहे हैं तो गुड इवनिंग आंटी। इस तरह से आप जिसको भी करेंगे नमस्ते उसके लिए आप गुड इवनिंग लिख करके और उसके बाद
उसका संबोधन करेंगे। जैसे अध्यापक हैं, पढ़ाने के बाद जा रहे हैं शाम को 5 बजे के बाद, तो उनको क्या कहेंगे? गुड इवनिंग सर। अब इसके आगे के शब्दों को देखिएगा। अब आप देखिए रात को विदाई के समय, मतलब जब हम किसी से अलग होने लगते हैं तो उस समय उसको संबोधन में जो है शुभ रात्रि, अर्थात इसको इंग्लिश में गुड नाइट बोलते हैं। विदाई के समय शाम को गुड नाइट, गुड नाइट। तो देखिए विदाई के समय जो है हम गुड नाइट बोलते हैं। शाम को अगर 5 बजे के बाद भी हम किसी से अलग हो रहे हैं तो उस समय हम जो है गुड नाइट ही बोलते हैं। और मिलन के समय अगर हम किसी से मिलते हैं, चाहे सुबह हो चाहे शाम हो, किसी भी समय जब हम किसी से मिलते हैं तो उसमें हाय के रूप में जो है शब्दों का प्रयोग करते हैं। जैसे मान लिया हाय रवि, मिलन के समय, मिलन के समय, मिलन के समय। जैसे मान लिया हम मिले किसी से तो उसको क्या कहेंगे? हाय, हाय रवि, हाय रवि जैसे हमने कहा। तो इसको हम इंग्लिश में जो है HI, हाय रवि, रवि। तो मतलब लगभग सेम ही शब्द है। अब इसमें किसी को भी हम मिलते हैं अगर किसी से तो हाय हेलो। अगर मान लिया किसी से फोन पर देखिए अक्सर बात करते हैं तो हेलो बोलते हैं, तो हेलो अंकल, हेलो फादर, हेलो ब्रदर, हेलो अगर आपका फ्रेंड है तो हेलो फ्रेंड। इस तरह से हम जो है संबोधन में लिखते हैं। और जब विदाई के समय अर्थात जब हम किसी से अलग होने लगते हैं तो उस समय जैसे ज्यादा लंबी जुदाई हो तो उसके लिए जो है क्या होता है? गुड बाय या बाय बाय भी कहते हैं। जैसे मान लिया आपने बच्चे हैं, बच्चों से विदाई हो रही है तो गुड बाय चिल्ड्रन। फादर से विदाई हो रही है तो गुड बाय फादर। या मान लिया दोस्तों से होती है तो बाय बाय भी कह देते हैं, बाय बाय, बाय बाय कह देते हैं। तो इस तरह से विदाई के समय बाय बाय ही सबसे सिंपल शब्द होता है। तो इस तरह से आप पढ़ने के साथ साथ रिस्पेक्ट करना अर्थात आदर करना अर्थात सम्मान से, सम्मान को सीखना बहुत जरूरी होता है। जैसे पढ़ाई लिखाई तो आप किसी अध्यापक से कम या ज्यादा करते हैं, लेकिन आदर आप सबका बराबर करते हैं। या जो ज्ञान कम दिया उसको भी, जो ज्यादा ज्ञान दिया उसको भी बराबर सम्मान देना है। ये नहीं कि जो है जिसने आपको कम ज्ञान दिया और जिसने आपको ज्यादा ज्ञान दिया तो ज्यादा ज्ञान देने वाले को आप सम्मान करिए और कम ज्ञान देने वाले को सम्मान न करिए, तो यह जो है अच्छा नहीं है। सम्मान सबके लिए बराबर होता है। तो अब आप जो है अगला पार्ट देखेंगे, पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब आप यहाँ पर देखेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच मीन्स होता है शब्द भेद। शब्द भेद मतलब यह है कि जो वाक्य में शब्द प्रयोग होते हैं वह जो है कौन कौन से शब्द होते हैं। भेद मतलब वह उनका रूप किस तरह का है, कौन सा शब्द किस रूप का होता है। तो इसके लिए जो है इंग्लिश के विद्वानों ने 8 भेद बताया है, जिसमें सबसे पहला वाला है नाउन। फर्स्ट है NOUN, नाउन। इसका उच्चारण जो है नाउन, नाउन इस तरह से होता है। और इसको हिंदी में जो है संज्ञा कहते हैं, संज्ञा। अब संज्ञा तो अभी यहाँ पूरी परिभाषा नहीं देंगे, क्योंकि हमें यहाँ सिर्फ आपको बताना है पार्ट्स ऑफ स्पीच। शब्द भेद मतलब शब्द भेद कितने प्रकार के हैं, शब्दों के भेद कितने तरह से हैं। तो पहला देखिए नाउन है। नाउन मीन संज्ञा होता है, हिंदी में इसको संज्ञा बोलते हैं। तो इसकी परिभाषा है जिन शब्दों से किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान अथवा भाव का बोध होता है उसे हम संज्ञा कहते हैं। और इसके बाद दूसरा पार्ट ऑफ स्पीच है प्रोनाउन। प्रोनाउन, प्रोनाउन को हिंदी में सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम वह शब्द होता है जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाता है। अब इसके बाद आपका तीसरा है वर्ब। वर्ब मीन्स होता है क्रिया। वर्ब, वर्ब इसका उच्चारण है और इसका हिंदी जो है क्रिया होता है। इसके बाद आप देखेंगे चौथा पार्ट जो है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव, एडजेक्टिव का उच्चारण यहां लिख देते हैं एडजेक्टिव। एडजेक्टिव
इसको हिंदी में जो है विशेषण कहते हैं, विशेषण। एडजेक्टिव को जो है हिंदी में विशेषण कहते हैं। अब इसके बाद आप चौथा के बाद पांचवा पार्ट्स ऑफ स्पीच देखेंगे किस तरह से है। विशेषण ऐसे शब्द होते हैं जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। अब इसके बाद आप देखेंगे पांचवा पार्ट। पांचवा पार्ट है एडवर्ब। एडवर्ब, अरे सॉरी, एडवर्ब। तो एडवर्ब का उच्चारण होगा एडवर्ब। एडवर्ब को हिंदी में जो है क्रिया विशेषण कहेंगे, क्रिया विशेषण। इसको हिंदी में जो है क्रिया विशेषण कहेंगे। क्रिया विशेषण मतलब जो नाउन, प्रोनाउन, वर्ब मतलब या एडवर्ब सबकी विशेषता बताता हो, उसको जो है क्रिया विशेषण कहते हैं। अब इसके बाद जो है छठवां पार्ट है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन का यहां उच्चारण लिख देते हैं, प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन। अब इसको हिंदी में जो है संबंध बोधक, इसका हिंदी क्या होगा, संबंध बोधक। संबंध बोधक, संबंध बोधक या संबंध बोधक अवयव भी कह सकते हैं प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन मतलब यह है संबंध बोधक, मतलब किस चीज का किससे संबंध है, उन दोनों का संबंध, दो शब्दों या दो वाक्यों का संबंध जोड़ने वाला जो शब्द है उसको हम जो है प्रीपोजिशन अर्थात संबंध बोधक कहते हैं। अब इसके बाद आप देखेंगे सातवां पार्ट। सातवां पार्ट है कंजक्शन। कंजक्शन, कंजक्शन। तो कंजक्शन क्या है, इसका हम उच्चारण यहां लिख देते हैं, कंजक्शन। कंजक्शन, और इसको हिंदी में समुच्चय बोधक कहेंगे, समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक या समुच्चय बोधक अवयव कंजक्शन को कहेंगे। अब यह क्या होता है, समुच्चय बोधक अर्थात समूह को प्रदर्शित करता है। यह कंजक्शन जो है, कंजक्शन मतलब जोड़ना भी कह सकते हैं, तो कंजक्शन जो है जोड़ने वाला काम करता है, समूह को जोड़ने वाला काम। समुच्चय मीन्स समूह होता है, अर्थात समूह को जोड़ने वाला काम जो है कंजक्शन करता है। अब इसके बाद लास्ट पार्ट है आठवां पार्ट। आठवां पार्ट होता है इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन, इंटरजेक्शन जो है विषमयादि बोधक अवयव होता है या विषमयादि बोधक कह सकते हैं। तो पहले इसका उच्चारण लिख देते हैं, इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन अर्थात विषमयादि बोधक, विषमयादि बोधक, विषमयादि बोधक या विषमयादि बोधक अवयव भी कहते हैं। तो इस तरह से कुल पार्ट्स ऑफ स्पीच में जो है 8 भेद होते हैं। तो इंटरजेक्शन विषमयादि बोधक अवयव मतलब किसी आश्चर्य या किसी बहुत बड़े दुख की भावना जब प्रकट होती है, अचानक कोई दुख या खुशी की भावना उत्पन्न होती है, तो उसको हम जो है, उस शब्द को हम जो है विषमयादि बोधक अवयव या इंटरजेक्शन कहते हैं। तो अब पार्ट ऑफ स्पीच समाप्त हुआ। अब आगे आप देखेंगे।